नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डेली न्यूज एनालिसिस और कुछ क्वेश्चंस यहां पर प्रैक्टिस करूंगा जो कि आपके 24 अक्टूबर के ऊपर यहां पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है क्योंकि इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसके आपके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और सबसे पहले आज का कोटेशन देखिए, लिखा हुआ है कि वक्त सिखा देता है इंसान को फलसफा जिंदगी का। ठीक है, मतलब कि यहां पर क्या है कि यहां पर टाइम की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, कि टाइम जो होता है, अगर अच्छा टाइम होता है तो अच्छे एक्सपीरियंस लोगों को मिलते हैं, है ना। बुरा टाइम होता है तो बुरे एक्सपीरियंस लोगों को मिलते हैं। तो वक्त सिखा देता है इंसान को फलसफा जिंदगी का, फिर तो नसीब क्या, लकीर क्या और तकदीर क्या, है ना। मतलब कि कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई, है ना, हमारे नसीब में यही लिखा हुआ है, हमारी हाथों की लकीरों में यही लिखा हुआ है, हमारी तकदीर में यही लिखा हुआ है। लेकिन ये सब चीजें जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर होती हैं। आप अपने जीवन में कुछ भी चीज अचीव करते हो तो एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड पर आपको वो चीजें मिलती है। अगर आपको कोई बुरे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं तो वो भी एक टाइम पीरियड पर ही होता है। तो ओवरऑल अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये जो टाइम होता है ना, टाइम ही क्या करता है कि इंसान को सिखा देता है फलसफा जिंदगी का, कि जिंदगी एक्चुअली है क्या, किस किस तरीके के एक्सपीरियंस आपको यहां पर मिलते हैं। तो नसीब, लकीर और तकदीर ये सब तो बात की बातें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वक्त। कहते हैं ना, वक्त वक्त की बात है ना, वक्त सबका आता है। तो बस वही वाली बात है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, अपनी तैयारी जो है वो पक्की करनी पड़ेगी, तभी वक्त जो है वो आपको फेवर यहां पर करने वाला है। ठीक है, चलिए, एक इंपॉर्टेंट डे है जो 24 अक्टूबर को यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी जो मैंने पिक थी ये वाली, ये मैंने आपको कल शेयर भी कर दी थी टेलीग्राम चैनल पर भी। तो आज जो यहाँ पर 24 अक्टूबर है, इस दिन हम यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस डे जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को जो है ये किसकी स्थापना हुई थी, ये यूनाइटेड नेशन जो यहाँ पर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, इसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो उसकी एनिवर्सरी है जो हर साल 24 अक्टूबर को यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है। UN Day marks the anniversary of the entry into force of the UN Charter and the founding of the organization in 1945। ठीक है, तो फाउंडेशन के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, है ना। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने जो सभी कंट्रीज यहां पर थी जिन्होंने यहां पर ये सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन यहां पर साइन किया था, वो जो चार्टर था वो यहां पर फोर्स में आ गया था। और उसी दिन को हम यहां पर यूनाइटेड नेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये जो टर्म है यूनाइटेड नेशन, इसको यहां पर किसने कॉइन किया था, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो उन्होंने यहां पर इस टर्म को जो है वो कॉइन किया था। ये कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अब क्या हुआ था कि 1914 से लेकर 1918 तक, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहां पर हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद काफी सारे उसके बुरे परिणाम यहां पर आपको देखने को मिले। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, इस वजह से हमने यहां पर क्या किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टेब्लिश किया था जिसे बोलते हैं लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशंस जो है इसकी स्थापना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहां पर हुई थी, है ना। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसीव्ड इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड एस्टेब्लिश इन 1919। 1919 में जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट यहां पर हुआ था। किस ट्रीटी के तहत, तो इसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत जो है वो इसको यहां पर एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि इंटरनेशनल कॉपरेशन, पीस और सिक्योरिटी वगैरह जो है इन सब चीजों के ऊपर फोकस किया जा सके और इनके ऊपर यहां पर ध्यान दिया जा सके। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर टू हो गया, है ना। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूनाइटेड नेशन जो है ये एग्जिस्टेंस में यहां पर आया। आज के टाइम पीरियड पर इसमें 193 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे और इसमें दो ऑब्जर्वर कंट्री भी हैं, एक होली सी और उसके बाद जिसको हम सिटी ऑफ रोम कहते हैं, और दूसरा जो यहां पर आपको मिलेगा उसमें आपको पैलेस्टीन देखने को मिलता है। ठीक है, 2021 में जो हम यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन डे यहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये 76 फाउंडेशन डे है। और उसके बाद याद रखिएगा इस बार की जो थीम है ये है बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, है ना। बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जो है ये 2021 का जो यूनाइटेड नेशन डे यहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसकी थीम आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट डे है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और ये एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है भाई, चलिए अब मैं यहां पर आपके साथ कुछ क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करूंगा, टोटल 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, जिसको हम HCDP जो है
वो यहाँ पर कहते हैं हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इससे रिलेटेड आपको ये बताने कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। पहला दिया हुआ है कि इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, HCDP will promote the export of horticulture produce, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्लोबली। ठीक है, तो इसके बारे में आपको यहां पर बताना है कि इसका आंसर यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहली बात यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे बात अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या है कि इसमें जो हॉर्टिकल्चर आपका यहां पर ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, ये आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम यहां पर देखने को मिलेगी, है ना। मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरा का पूरा जो खर्चा है वो यहां पर उठाने वाली है। ठीक है, तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इस स्कीम के तहत अगर हम यहां पर देखेंगे तो इसमें यहां पर क्या होगा कि हमको आइडेंटिफाई करने हैं ग्रोइंग और डेवलपिंग जो यहां पर हॉर्टिकल्चर क्लस्टर है उनको आइडेंटिफाई करना है, ताकि ग्लोबल जो मार्केट है उसमें हम अपना कंपटीशन जो है वो अच्छी तरीके से यहां पर देखने को मिल सके। ठीक है, तो ये बात यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर के बारे में बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है कि मतलब जो भी हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स हैं जो एक जगह पर कंसेंट्रेटेड आपको देखने को मिल रही हैं, तो उससे रिलेटेड यहां पर आपको ये प्रोग्राम यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें जो मिनिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी ये कौन सी है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री का नाम जो है ये पूरा ये है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो उन्होंने यहाँ पर जो ये प्रोग्राम है जिसके बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर लॉन्च किया है, अनवील किया है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इसका जो पर्पस है वो ये है कि हम यहाँ पर जो भी हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस होता है ना, तो उसको यहाँ पर हम क्या करें, एक्सपोर्ट में जो है वो उसका प्रमोशन यहाँ पर किया जाए। इसका ये बेसिक एम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही। अच्छा, पहला स्टेटमेंट जब आपका गलत हो गया है तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और उसके बाद यहां पर ये वाला ऑप्शन, तो ये तो गलत ही हो गया। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि इंडिया जो है वो हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स होते हैं उसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका जो आंसर यहां पर होगा ये क्या होगा, ये होगा आपका सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, इंडिया जो है ये आपको सेकंड लार्जेस्ट जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप यहां पर ये कह सकते हैं कि टोटल जो भी यहां पर फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, उसका 12% जो प्रोडक्शन होता है ग्लोबली, है ना, वो यहां पर कहां पर होगा, वो आपको इंडिया में होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये याद रखिएगा, इसका स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया ये भी आपसे पूछा जा सकता है और स्टैटिक जीके के भी यहां पर जो है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन वगैरह जो है आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसमें इंडिया जो है ये आपको कौन से नंबर पर देखने को मिल रहा है, ये आपको, ठीक है, सेकंड नंबर पर यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आप ये पूछोगे कि सर फर्स्ट नंबर पर कौन सी कंट्री है ना, तो फर्स्ट नंबर पर आपको चाइना यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड नंबर पर इंडिया, फर्स्ट नंबर पर चाइना। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट, केवल दूसरा जो स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है वो सही है, बाकी सब चीजें जो है वो यहां पर आपको गलत देखने को मिल रही है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ फ्रूट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपको लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया यहां पर देखने को मिलेगा, जैसे मैंगो हो गया, है ना, उसके बाद बनाना हो गया, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, और जैसे अनार वगैरह हो गया, ठीक है, पोमीग्रेनेट वगैरह, तो ये सब चीजों में जो है वो आप यहां पर कह सकते हैं कि इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर आपको देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जिसको हम ईपीएफ कहते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम, है ना, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको यहां पर करेक्ट देखने को मिल रहा है। पहली बात हो रही है कि इट इज द मेन स्कीम अंडर द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। अंडर दिस स्कीम बोथ द एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 12% ऑफ द एम्प्लॉयज बेसिक सैलरी एंड dearness allowance towards EPF. A person mandatorily become a member of EPF if his monthly salary does not exceed, ठीक है, ₹15,000। ठीक है, मतलब यहां पर बोला गया है कि एक पर्सन है उसको मैंडेटरली बिकम, मतलब मेंबर बनना पड़ेगा ईपीएफ का, इफ हिज मंथली सैलरी डज नॉट एक्सीड ₹15,000। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर जो है वो यहां पर क्या है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले देखिए यहां पर अगर हम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में बात करेंगे तो ये मेन स्कीम है। ठीक है, और यहां पर याद रखिएगा इसमें जो ये
एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट यहां पर दिया गया है, ये इसके अंतर्गत जो है ये एक मेन स्कीम देखने को नहीं मिलेगी, है ना। अगर हम इसकी यहां पर बात करेंगे तो ये आपको कौन सा देखने को मिलेगा, ये है आपका एम्प्लॉयज, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, पीएफ लिख दे रहा हूं, मतलब कि प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस एक्ट, ठीक है, मिसलिनियस एक्ट है 1952 का, उसके तहत आपको ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, अब पहला स्टेटमेंट गलत तो ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला ऑप्शन, ठीक है, दोनों यहां पर आपको गलत देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत जो भी इंप्लॉय है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आप और आपका जो इंप्लॉयर है, जो जिसने आपको जॉब दिया है, वो एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का 12% जो है, ठीक है, और जो भी यहां पर एक डीए होता है, ठीक है, जिसको हम डीए बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस, वो यहां पर क्या करेगा, ईपीएफ में जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही है। अब उसके बाद यहां पर दूसरी बात देखेंगे, अगर हम करंट लॉ के हिसाब से देखें, है ना, तो यहां पर क्या है कि कोई भी पर्सन है उसको यहां पर ईपीएफ का मेंबर यहां पर बनना पड़ेगा, अगर वो यहां पर उसकी सैलरी जो है वो यहां पर 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, ठीक है, इफ इज मंथली सैलरी डज नॉट एक्सीड ₹15,000, तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, ठीक है, ईडीएलआई, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। तो अभी आपको बताना है कि इससे रिलेटेड यहां पर कौन से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट आपको नहीं दिए गए हैं, ठीक है, नॉट करेक्ट यहां पर पूछा गया है। इस बात के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि पेपर में आपसे करेक्ट पूछा गया है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। पहली बात यहां पर बोली जा रही है कि एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस जो है ये एक इंश्योरेंस कवर है, ठीक है, प्रोवाइडेड टू द प्राइवेट सेक्टर सैलरीड एम्प्लॉय, है ना, जो प्राइवेट सेक्टर के सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं उनको ये कवर करता है। एनी एम्प्लॉय हु हैज एन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑटोमेटिकली बिकम एलिजिबल फॉर द ईडीएलआई स्कीम, है ना, मतलब अगर आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट है आपका तो आप ऑटोमेटिकली जो है ये ईडीएलआई स्कीम जो है इसके लिए यहां पर एलिजिबल हो जाओगे। तो अभी आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि आपको यहां पर करेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, इंप्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड जो यहां पर इंश्योरेंस है ये एक इंश्योरेंस कवर होता है जो कि ईपीएफओ जो है ना, मतलब इसको ईपीएफओ जो है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहां पर सिंपल सी बात ये ध्यान रखिएगा कि इसको प्रोवाइड कौन करता है, तो प्रोवाइडेड बाई, ठीक है, ईपीएफओ, है ना, ईपीएफओ मतलब इसको बोलते हैं हम यहां पर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो यहां पर आपका ईडीएलआई होता है, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, ये प्राइवेट सेक्टर के जो सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं उनको यहां पर ये इंश्योरेंस कवर है जो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी ये लॉन्च कब हुआ था, ये हुआ था 1976 में, ठीक है, ईडीएलआई स्कीम जो है इसको यहां पर 1976 में यहां पर लॉन्च कर दिया गया था। अगर मान लीजिए कि कोई भी इंप्लॉय है जो कि यहां पर इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड का अकाउंट जिसका है ईपीएफ का, जो मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, वो ऑटोमेटिकली यहां पर एलिजिबल हो जाएंगे ईडीएलआई स्कीम के, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है ये यहां पर आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो अभी आपसे पूछा गया कि कौन सा करेक्ट नहीं है ना, तो नाइदर वन नॉट टू जो है ये इसका हमारा राइट आंसर है, क्योंकि दोनों सही है ना, तो इसमें कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी, ठीक है। और मैंने आपको ये बताई दिया ईपीएफ के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी जो है ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, और उसके बेसिस पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, इसमें क्या होता है कि ईडीएलआई स्कीम के तहत अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या है कि जो भी यहां पर आपका मंथली वेजेस होते हैं उसका 0.5% जो है वो आप यहां पर क्या करते हो कि एम्प्लॉयर के द्वारा यहां पर पे किया जाता है ना, और उसके बाद उनके जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होते हैं वहां पर आप इसको पे करते हैं, और बाद में फिर इस स्कीम के तहत बाकी के जो लोग हैं वो इसका फायदा यहां पर उठा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी वेजेस यहां पर अपने ये एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं उसका 0.5% जो है वो एम्प्लॉयर यहां पर पे करेगा, और जो भी यहां पर एम्प्लॉय है उसका इसका बेनिफिट यहां पर इन फ्यूचर देखने को मिलता है, ठीक है। तो नाइदर वन नॉट टू इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, विथ रेफरेंस टू द एमबी टैग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो एमबी टैग से रिलेटेड यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि इट इज एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी बेस्ड डिवाइस
इट इज अ टेम्परेचर डेटा लॉगर फॉर कोल्ड चेन मैनेजमेंट। तो अभी आपको ये बताना है कि एमबी टैग से रिलेटेड इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि रिसेंटली अभी यहां पर क्या हुआ है कि आईआईटी रोपड़ ने, ठीक है, आईआईटी जो रोपड़ है पंजाब में, ठीक है, वहां पर क्या हुआ है कि वहां पर जो है उसने पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जिसको हम यहां पर बोलते हैं आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस जो है वो यहां पर बनाई है। तो इसमें यहां पर क्या होता है कि एमबी टैग जो है ना, ठीक है, ये एक तरीके की इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड डिवाइस आपको देखने को मिलेगी। और ये यहां पर क्या करेगा, जो भी रियल टाइम है ना एम्बिएंट टेम्परेचर होता है ना, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, जैसे कोई भी पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं, वैक्सीन वगैरह होते हैं, है ना, या ऑर्गन्स ब्लड वगैरह है, तो उनका यहां पर क्या होगा कि टेम्परेचर वगैरह जो है वो यहां पर रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या है कि एक बात यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि ये पहली बात तो ये एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड डिवाइस है ना, और यहां पर जो है ये रियल टाइम टेम्परेचर वगैरह यहां पर जो है वो रिकॉर्ड करता है। रियल टाइम टेम्परेचर जो है वो यहां पर क्या करेगा, ये रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, और बेसिकली जो भी यहां पर पेरिशेबल प्रोडक्ट वगैरह होते हैं उनको ले जाने में। और दूसरी बात यहां पर ये याद रखिएगा, इट इज अ टेम्परेचर डेटा लॉगर फॉर कोल्ड चेन मैनेजमेंट, है ना, कोल्ड चेन मैनेजमेंट के लिए यहां पर जो है वो आपको बताया जाता है। और इसका मतलब ये भी याद रखिएगा, ये पहला फर्स्ट इंडिजिनस, ठीक है, ये आपको फर्स्ट इंडिजिनस टेम्परेचर, ठीक है, डेटा लॉगर आपको कोल्ड चेन मैनेजमेंट के लिए यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें यहां पर क्या होगा कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर, ठीक है, टू 80 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर यहां पर करेंगे। और इसको बेसिकली किस तरीके से बनाया गया है, मतलब एक यूएसबी की तरह यहां पर बनाया गया है। ठीक है, तो यूएसबी की तरह है, सिंगल चार्ज पे करीब 90 दिन तक यहां पर आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। तो ये एमबी टैग जो है वो इस तरीके से यहां पर बना है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपस में बिल्कुल सही है। चलिए अगली बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इफेक्टिवनेस ऑफ द नैनो यूरिया लिक्विड is greater than the conventional urea. The nano urea liquid is indigenously developed in India. तो अभी आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर है वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अभी यहां पर क्या है कि सबसे पहले तो हम यहां पर ये देखते हैं कि अभी क्या हुआ है कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है, ठीक है, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम इफको बोलते हैं, IFFCO, ठीक है, इफको की बात हो रही है, जिसको क्या बोला जाता है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, उन्होंने यहां पर क्या किया कि दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड जो है वो फार्मर्स के लिए यहां पर इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर जो ये नैनो यूरिया है, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं इंट्रोड्यूस्ड बाई, और ये किसके द्वारा किया गया, ये इफको के द्वारा यहां पर किया गया है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि बेसिकली नैनो यूरिया लिक्विड जो है एक तरीके का लिक्विड है जो कि यहाँ पर प्लांट्स वगैरह को, जो कन्वेंशनल यहाँ पर यूरिया यूज किया जाता था उसकी जगह पर नाइट्रोजन वगैरह यहाँ पर ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। और बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप ये कह सकते हैं कि कन्वेंशनल यूरिया के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है ना वो करीब 30 से 40% यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ना। लेकिन इफेक्टिवनेस ऑफ, अगर आप नैनो यूरिया लिक्विड देखोगे तो नैनो यूरिया लिक्विड की जो यहाँ पर इफेक्टिवनेस होती है वो करीब 80% यहाँ पर है ना। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसको बहुत जगह पे टेस्ट किया गया और उसके बाद ये देखा गया कि जो नैनो यूरिया लिक्विड होता है उसमें आपको ज्यादा इफेक्टिवनेस यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको नाइट्रोजन वगैरह देखने को मिलता है ना, और इसको थोड़ा सा इनहेंस यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया ताकि उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिले, है ना। तो ये बात यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। और इसको यहाँ पर जो नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है, ठीक है, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, रिसर्च सेंटर, ठीक है, ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको कलोल। ठीक है, और कलोल कहां पर है, गुजरात में। तो उनके द्वारा यहाँ पर जो है इसको डेवलप किया गया है ना, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कृषि, है ना। तो उसके बेसिस पे जो है ये आप याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो ये भारत में यहाँ पर बनाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपसे पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो गया।
ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे थोड़े अलग टाइप के, है ना, जिनके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला न्यूज जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि होम मिनिस्टर साहब जो है हमारे श्री अमित शाह जी, वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की विजिट पर गए थे, है ना। तो उनकी विजिट के पहले करीब 700 लोगों को जो है वो डिटेन किया गया था इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अ फ्यू अंडर द स्ट्रिंजेंट जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978। तो 1978 का जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, तो जो 700 लोगों को डिटेन किया गया था, है ना, मतलब उनको यहां पर अरेस्ट किया गया था, तो ये कब किया गया, ये जो हमारे होम मिनिस्टर जी हैं उनकी विजिट के पहले किया गया था। और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है 1978 का, है ना, उसके तहत यहाँ पर जो है वो डिटेन किया गया। तो इसी वजह से ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है जम्मू कश्मीर का, ये न्यूज में आ गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पीएसए के बारे में बात करेंगे, पीएसए मतलब पब्लिक सेफ्टी एक्ट, एन इंडिविजुअल कैन बी डिटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 years विदाउट ट्रायल। मतलब ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, इसके तहत जो भी जिसको डिटेन यहां पर किया गया है बिना मतलब बिना ट्रायल के, विदाउट ट्रायल, अगर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो यहाँ पर रिलीज किया जाता है, तो मैक्सिमम 2 साल के लिए उनको यहाँ पर डिटेन किया जा सकता है इफ देयर एक्ट इज प्रिजुडिशियल इनटू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। मतलब उसमें यहाँ पर क्या है कि अगर उन लोगों को डिटेन यहाँ पर किया जाएगा जिसको ऐसा लगता है कि भाई इनके द्वारा किया गया काम भारत की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए हानिकारक है या पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने में दिक्कत यहां पर कर सकता है, तो उन सभी लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत यहां पर डिटेन किया जा सकता है और मैक्सिमम 2 साल तक की जेल यहां पर दी जा सकती है, डिटेन किया जा सकता है बिना किसी ट्रायल के, है ना। मतलब इसमें क्या है कि कोई कोर्ट वगैरह जो है उसका कोई रोल यहां पर नहीं रहेगा। ठीक है, अब जो भी यहां पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट होता है, इसका इन्फोर्समेंट कैसे होता है, तो देखिए जो भी डिटेंशन की ऑर्डर होती है, या तो वो डिविजनल कमिश्नर के द्वारा पास की जाती है या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा यहां पर पास की जाती है, जो भी अवेलेबल होगा उनके द्वारा यहां पर इसको पास किया जाएगा और फिर उस पर्टिकुलर पर्सन को यहां पर डिटेन कर लिया जाएगा। अब यहां पर क्या है कि ये जो डिटेंशन यहां पर है, इसके चैलेंजिंग क्यों है ये, मतलब इसको क्यों चैलेंज कर रहे हैं हम, है ना, क्या क्या चीजें हैं जो हमको यहां पर थोड़ा सा समझनी है। द ओनली वे द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर कैन बी चैलेंज इज थ्रू अ हैबियस कॉर्पस। ठीक है, हैबियस कॉर्पस क्या होता है कि एक तरीके की रेट होती है ना, जो हमने यहाँ पर ये मैंडेमस हो गया, है ना, सर्टुलरी हो गया, तो उसी तरीके से हैबियस कॉर्पस है। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी आप ये प्रिवेंटिव डिटेंशन, देखिए 2 तरीके का होता है, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसमें यहाँ पर आप ये देखोगे कि इसमें क्या है कि भाई आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब यहाँ पर ये है कि ये पर्टिकुलर पर्सन को अगर हम यहाँ पर डिटेन कर लेंगे, है ना, तो यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हो कि जो भी कुछ गलत चीजें यहां पर होने वाली होंगी, उन चीजों को हम यहां पर क्या कर सकते हैं कि उनको जो है वो यहां पर प्रिवेंट किया जा सकता है। और एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, है ना, एक होता है प्रिवेंटिव और एक होता है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव मतलब आपने कोई यहां पर गलत काम किया था, उसकी आपको जो है वो सजा यहां पर दी गई है ना, तो उसके बेसिस पे है। तो अगर आप यहां पर इस पर्टिकुलर डिटेंशन को या एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसको ऑर्डर करना है, चैलेंज करना है, तो आप यहां पर क्या है कि जिसको डिटेन यहां पर किया गया है ना, जिस भी पर्सन को डिटेन किया गया है, उनके जो परिवार वाले लोग हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, वो यहाँ पर एक पिटीशन फाइल कर दें, है ना, मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो रेट वगैरह होती है वो एक पिटीशन फाइल कर दें। ठीक है, किसके बेसिस पे, हैबियस कॉर्पस पे, कि जबरदस्ती उनको यहाँ पर जो है वो डिटेन किया गया है ना। फिर यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है, ठीक है, वो हैबियस कॉर्पस रेट यहाँ पर रिलीज करेंगे और बोलेंगे कि भाई इस पर्सन को जो है वो रिलीज किया जाए, है ना। तो ये यहाँ पर हैबियस कॉर्पस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा हैबियस कॉर्पस के बारे में देख लें, तो हैबियस कॉर्पस जो है यहाँ पर क्या है कि एक लैटिन टर्म होता है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, है ना, टू हैव द बॉडी ऑफ। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर रिट है, इसमें इंडिविजुअल लिबर्टी, है ना, कोई भी अलग अलग तरीके का जो आर्बिट्री यहाँ पर डिटेंशन होता है, जबरदस्ती अरेस्ट नहीं कर सकते हो आप किसी को, है ना, मतलब इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर जो है वो यहाँ पर फोकस करता है। ठीक है, और याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, हैबियस कॉर्पस जो है ये पब्लिक अथॉरिटीज मतलब कि सरकारी जो लोग हैं उनके खिलाफ भी यहाँ पर इशू की जा सकती है, और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं उनके खिलाफ भी इसको यहाँ पर इशू किया जा सकता है। ठीक है, द रिट ऑन द अदर हैंड इज नॉट इशूड वेयर द डिटेंशन इज लॉफुल, मतलब जिस भी तरीके से डिटेंशन यहाँ पर किया गया है वो लॉ के अनुसार यहाँ पर किया गया है, इसका मतलब है कि तब आप यहाँ पर रिट को इशू नहीं करोगे। ठीक है,
द प्रोसीडिंग्स इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट, ठीक है, मतलब जो भी प्रोसीडिंग्स है वो कंटेम्प्ट की बेसिस पे आनी तब भी इशू नहीं होगा। डिटेंशन इज बाई अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, मतलब कि डिटेंशन जो है वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने यहाँ पर बोला है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि अगर डिटेंशन होती है और वो जो डिटेंशन है वो आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट आपको देखने को मिलेगी, तब भी ये रिट जो है वो यहाँ पर रिलीज नहीं किया जाएगा, ठीक है, रिट जो है वो जारी नहीं की जाएगी। ये हैबियस कॉर्पस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि कोर्ट ऑर्डर देगा, है ना, कि भाई उस इंसान को जिसको आपने डिटेन बनाकर रखा हुआ है उसको आप लेकर आइए, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो यहां पर क्या है कि चैलेंज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या है कि चैलेंज तभी कर सकते हो जब रिलेटिव्स जो है उस पर्टिकुलर पर्सन के जिसको डिटेन यहां पर किया गया है हैबियस कॉर्पस पिटीशन यहां पर फाइल करें। द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट हैव जुरिसडिक्शन टू हियर सच पिटीशन एंड पास अ फाइनल ऑर्डर सीकिंग क्वेश्चनिंग ऑफ द पीएसए। मतलब यहां पर क्या है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है इसको यहां पर सुनेंगे और अपना ऑर्डर जो है वो यहां पर पास करेंगे। बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह ये सब जो होते हैं उनको यहां पर अधिकार नहीं दिया गया है। हाउएवर if the order is quashed there is a no bar on the government passing another detention order under the PCA, ठीक है, and detaining the person again। मतलब यहां पर क्या है कि अगर जो भी ऑर्डर वगैरह है वो यहां पर क्वैश कर दिया गया है ना, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास जो है यहां पर क्या है कि कोई बार नहीं है कि भाई आप देयर इज अ नो बार ऑन द गवर्नमेंट पासिंग अनदर डिटेंशन ऑर्डर अंडर द पीएसए एंड डिटेनिंग द पर्सन अगेन। मतलब यहां पर क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने यहां पर क्या कर लिया कि भाई जो भी ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिया, है ना, जो पीएसए का था पब्लिक सेफ्टी एक्ट का, तो इसको छोड़ दिया, तो उसको यहां पर क्या होगा कि जो सरकार है ना वो यहां पर दोबारा जो है वो डिटेंशन ऑर्डर जो है वो रिलीज कर सकती है और उस पर्सन को दोबारा डिटेन यहां पर कर सकती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारी चीजें जो है वो होती रहेंगी। सो देयर कैन बी नो प्रोसिक्यूशन और एनी लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑफिशियल हु हैज पास्ड द ऑर्डर, ठीक है, मतलब किसी तरीके का कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी, है ना, कोई भी प्रोसिक्यूशन वगैरह जो है वो यहां पर नहीं होगा। तो यहां पर क्या है कि जो भी पर्सन यहां पर रिस्पॉन्सिबल है जो ऑर्डर यहां पर दे रहा है डिटेन करने के, वो लगातार यहां पर ऑर्डर दे सकता है क्योंकि कोई लीगल प्रोसीडिंग्स यहां पर नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अभी बेसिकली यहां पर कुछ इश्यूज हैं, है ना, ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है आज के टाइम पीरियड पर हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो कुछ इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, है ना, कि ये पीएसए जो है इसके इश्यूज क्या है। तो जैसे पहला देखोगे आप तो डिटेंशन विदाउट ट्रायल, है ना, तो मतलब यहां पर क्या है कि द पीएसए अलाउज फॉर द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट अ फॉर्मल चार्ज एंड विदाउट ट्रायल। मतलब आप क्या कर सकते हो, उसको सीधे जेल में डाल सकते हो, ना कोई चार्ज की यहां पर आवश्यकता है और ना यहां पर क्या है कि कोई ट्रायल आपको देखने को मिलेगा। इट कैन बी स्लैप्ड ऑन अ पर्सन ऑलरेडी इन पुलिस कस्टडी ऑन समवन इमीडिएटली आफ्टर बीइंग ग्रांटेड बेल बाय अ कोर्ट। मतलब आप यहां पर क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई जेल में है ऑलरेडी, है ना, उसके ऊपर भी पीएसए के तहत उसको जो है वो डिटेन कर लिया जाए, या कोई बेल पर अभी यहां पर जो है कोर्ट ने बेल यहां पर उसको प्रोवाइड करी है ना, और उसको यहां पर क्या कर दिया आपने पीएसए के तहत जो है वो दोबारा जेल में डाल दिया। तो मतलब यहां पर क्या है कि कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, कोई ट्रायल नहीं चल रहा है, तो आप उसको डिटेन ही कर रहे हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट कर रहा है। अनलाइक इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, अ पर्सन हु इज डिटेन्ड अंडर द पीएसए नीड नॉट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द डिटेंशन। मतलब यहां पर क्या है कि अगर आप किसी को अरेस्ट करते हो तो 24 घंटे में आपको जो है वो यहां पर क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने यहां पर पेश करना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहां पर क्या है कि पीएसए के अंतर्गत जो है ये प्रोविजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात यहां पर है कि अगर पीएसए के तहत किसी को यहां पर डिटेन किया जाता है तो उसका अधिकार कि भाई फाइल बेल एप्लीकेशन जो है इसका कोई अधिकार नहीं है ना। डिटेन पर्सन डज नॉट हैव द राइट टू मूव अ बेल एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट कि मुझे बेल यहां पर चाहिए, इसका कोई अधिकार नहीं है। और कैन नॉट एंगेज एनी लॉयर टू प्रेजेंट हिम और हर बिफोर द डिटेनिंग अथॉरिटी। मतलब यहां पर क्या है कि किसी लॉयर वगैरह जो है, ठीक है, उनको आप यहां पर एंगेज नहीं कर सकते हो कि जो भी डिटेनिंग अथॉरिटी है उनके सामने उस पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो रिप्रेजेंट करे, है ना। तो किसी भी तरीके की बेल एप्लीकेशन जो है वो यहां पर फाइल नहीं की जा सकती। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द माइनर एंड मेजर ऑफेंसेस, ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि माइनर और मेजर ऑफेंसेस जो है इनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है ना। इट अलाउज डिटेंशन फॉर अप टू 1 year ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड 2 year फॉर एक्शन प्रिजुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अगर आप यहां पर पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करोगे तो यहां पर क्या होगा कि 1 साल की जेल होगी, और अगर आप सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट भारत की सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाओगे तो 2 साल तक की जेल आपको यहां पर हो जाएगी, है ना। मतलब किसी ने छोटा ऑफेंस किया है, मेजर ऑफेंस किया है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पब्लिक ऑर्डर अगर आपने भंग करने की कोशिश करी तो 1 साल, और अगर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के खिलाफ अगर आपने कोई यहां पर एक्शन लेने की कोशिश करी तो आपको
2 साल की जो है वो जेल यहां पर नॉर्मली हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें किसी तरीके का माइनर या मेजर ऑफेंसेस जो है वो नहीं है। ठीक है, अब जो पीएसए है इसका सेक्शन 8 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें क्या है कि इसमें बोला जा रहा है कि ये वास्ट नंबर ऑफ रीजंस जो है वो डिटेंशन के लिए यहां पर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे प्रमोटिंग, प्रोपोगेटिंग और अटेम्प्टिंग टू क्रिएट फीलिंग ऑफ एनिमिटी और हेट्रेड और डिसहार्मोनी ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और कम्युनिटी। हाँ, तो सिंपल सी बात यहां पर यह है कि भाई अगर आप किसी भी तरीके की यहां पर दुश्मनी की भावना, हेट्रेड या डिसहार्मोनी जो है वो अटेम्प्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं या कोशिश भी करते हैं ऐसी कि रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और रीजन के बेसिस पे जो है वो आप इस तरीके की दुश्मनी की भावना जो है वो प्रोपोगेट करें, है ना। इंसाइटमेंट, इंस्टिगेशन, अमेंडमेंट एंड एक्चुअल कमीशन ऑफ सच एक्ट। ठीक है, अगर आप करते भी हैं या करने की कोशिश करते हैं तो वो सब चीजें इसके अंतर्गत जो है वो यहां पर इंक्लूड करी गई है। ठीक है, it leaves it to district collector or district magistrate to decide, giving a 12-day period within which an advisory board has to approve the detention। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि जो भी यहां पर मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह होते हैं उनको कि 12 दिन का जो है वो यहां पर क्या होता है कि टाइम दे दिया जाता है कि भाई जो भी डिटेंशन वगैरह है उसको कैसे अप्रूव यहां पर करनी है। तो सिंपल सी बात यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होंगे या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे उनके पास फाइनल अथॉरिटी होती है इस तरीके के जो भी यहां पर चीजें उनको अप्रूव करने की। ठीक है, तो उसके बाद यहां पर ये सब काम आपको देखने को मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट यहां पर क्या कहता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में, है ना। सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन है। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट व्हाइल डिटेनिंग अ पर्सन अंडर द पीएसए, the district magistrate has a legal obligation to analyze all the circumstances before depriving the person of his her personal liberty, है ना। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी circumstances हैं उनको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, तब आप क्या करिएगा उस पर्सन की जो पर्सनल लिबर्टी है उसको आप डिप्राइव करिएगा, क्योंकि उसको जेल में आप भेज दोगे, डिटेन कर लोगे, है ना। तो उसको सभी सर्कमस्टांसेस जो है वो एनालाइज करना ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मोरल ड्यूटी यहां पर होती है। It has also held that when a person already under police custody is slapped with the PSA, the DM has to record compelling reason for detaining that person। मतलब अगर कोई ऑलरेडी जेल में है और आपने क्या कर दिया कि उसको जो है पीएसए के अंदर आपने जो है दोबारा यहाँ पर जेल में डाल दिया, है ना, या आप कह सकते हैं कि दोबारा चार्ज में आपने यहाँ पर रख दिया उसको, तो डीएम को यहाँ पर कंपेलिंग रीजन यहाँ पर बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या रीजन है कि ये ऑलरेडी जेल में है और आप इसका नाम जो है वो पीएसए के अंतर्गत दोबारा डिटेन करने की बात पे रख रहे हो। तो कंपेलिंग रीजन यहां पर होना चाहिए, है ना, बताना पड़ेगा कि भाई आप इस पर्सन को डिटेन यहां पर क्यों कर रहे हो। ठीक है, while the DM can detain a person multiple times under the PSA, he or she has to produce fresh facts while passing the subsequent detention order। ठीक है, मल्टीपल टाइम आप उसको डिटेन कर सकते हो, लेकिन हर बार जो यहाँ पर आपके फैक्ट्स होंगे जिनके बेसिस पे आप उसको डिटेंशन ऑर्डर यहाँ पर पास कर रहे हो वो सारे के सारे फ्रेश होने चाहिए। ऑल्सो all the material on the basis of which the detention order has been passed should be provided to the detained person for making a effective representation। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि जो भी जिस बेसिस पे आप उसको डिटेन कर रहे हो तो आपको डिटेन पर्सन के सामने जो है वो बताना पड़ेगा कि भाई आप उसको क्यों डिटेन कर रहे हो, क्या क्या चीजें, ताकि उसको भी समझ में आए कि मुझे क्यों डिटेन यहां पर किया गया है। द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन हैव टू एक्सप्लेन एंड कम्युनिकेट टू द पर्सन इन देयर इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द डिटेन पर्सन। ठीक है, मतलब जो डिटेन पर्सन है उसकी लैंग्वेज में जो उसको यहाँ पर समझ में आती है उस बेसिस पे जो है वो सारे मटेरियल और उसका रीजन वगैरह कि आपको क्यों डिटेन यहाँ पर किया गया है वो सब चीजें आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में यहाँ पर बात बताई है। ठीक है, अब आज के टाइम पीरियड पर अगर हम यहाँ पर वे फॉरवर्ड देखेंगे, नाउ दैट द स्टेट हैज बिकम अ यूनियन टेरिटरी, है ना। अब क्या है कि जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है। PSA should have been brought in line with the all India legislation। ठीक है, अब वहां पर क्या है कि आपने जब उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया है तो यहाँ पर PSA की कोई आवश्यकता है नहीं, है ना, क्योंकि हमारे देश में तो और कहीं पर तो आपको इस तरीके की सिचुएशन ज्यादा देखने को मिलती नहीं है। तो जो ऑल इंडिया लेजिस्लेशन है उसके बेसिस पे उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी में भी काम करना चाहिए। ठीक है, ये इतना पुराना जो 1978 का आपको एक्ट देख रहा है इसको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। ठीक है, regional leaders remain India's best bet in Jammu Kashmir. Their continuing detention will not go well in pursuance of the establishing peace and finding a political solution in Jammu Kashmir। आप वहां पर जो भी लीडर्स वगैरह है उनको आप डिटेन ही करते रह रहे हो और आप यहाँ पर पीस और पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो है जम्मू कश्मीर का निकालना चाहते हो, तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सॉल्यूशन जो है वो निकलने नहीं वाला है। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ दिस potentially dangerous power, the law of preventive detention has to be strictly construed and meticulous compliance with the
प्रोसीजरल जो भी सेफगार्ड है इस मैंडेटरी एंड वाइटल। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि भारत एक डेमोक्रेसी है, कई बार जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात होती है। ठीक है, कई सारी डेमोक्रेसीज ऐसी हैं जहां पर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन देखने को नहीं मिलती है ना, लेकिन ये चीजें जरूरी भी है। लेकिन इस चीज का क्या है कि पब्लिक ऑर्डर है ना, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ये कैसे वेग टर्म आपको देखने को मिलेंगे कि इसकी वजह से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, किसी को भी जेल में यहां पर भेज सकते हो, तो इससे तो नुकसान होगा, इसका गलत तरीके से प्रयोग होगा। तो हमें कुछ एक्शन यहां पर लेने पड़ेंगे ताकि इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को ना मिले। इफ सिटीजन्स राइट टू क्रिटिसाइज अ गवर्नमेंट बिकम अ लॉ एंड ऑर्डर थ्रेट, द फ्यूचर ऑफ द रिपब्लिक एज अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी बिकम एन ओपन क्वेश्चन। मतलब यहां पर क्या है कि अगर सरकार किस तरीके से काम कर रही है, लोग इसमें क्या है कि अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रयोग करके सरकार से पूछ रहे हैं, सरकार को बुरा लग रहा है और सरकार यहां पर क्या कर रहा है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उन लोगों को जेल में यहां पर भेज रहा है, तो आगे इन फ्यूचर हमारी डेमोक्रेसी किस तरीके से काम करने वाली है ना। अगर मतलब सिंपल सी बात यहां पर ये है कि कोई सरकार से कुछ पूछो मत, सरकार बस जैसा करे वैसे काम करते रहो आप, है ना, तो ये चीजें जो है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाएंगी। तो इस तरीके के बारे में हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या आज के टाइम पीरियड पर भी हमें इस तरीके के स्ट्रिंजेंट जो यहाँ पर एक्ट है इनकी आवश्यकता है क्या, कि या हम इसकी जगह पर कोई दूसरा सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट है जम्मू कश्मीर के बारे में, थोड़ा इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और सेक्शन 8 जो है वो डिफाइन करता है कि भाई किस किस रीजन की वजह से आप किसी भी पर्सन को जो है वो यहां पर डिटेन कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करेंगे ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट, है ना, जिसको हम गैप रिपोर्ट कहते हैं, ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट, global agricultural productivity is not growing as fast as the demand for the food amid the impact of climate change। तो climate change की वजह से जिस तरीके से फूड की डिमांड यहां पर बढ़ रही है, उसके हिसाब से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो यहां पर ग्रो नहीं कर रही है। ठीक है, अभी ये रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड फूड प्राइस एनुअल कॉन्फ्रेंस के कंजंक्शन में जो है वो यहां पर रिलीज करी गई है। तो अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है जो यहां पर दिखेंगे। ठीक है, पहली बात यहां पर देखिए कि इस रिपोर्ट में जो है वो यहां पर क्या क्या चीजें बोली गई हैं। तो यहां पर एक बात ये ध्यान रखिएगा, टीएफपी ग्रोथ बोला गया है ना। टीएफपी क्या होता है, इसको बोलते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, है ना। देखिए दो चीजें होती हैं स्पेशली, जैसे पहला अगर हम देखेंगे तो पहली चीज यहां पर हो गई आपकी टीएफपी, है ना, या पहली चीज जो हो गई वो हो गई आपकी यील्ड, और दूसरी अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये हो गया आपका टीएफपी। अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंस होता है ना। जैसे अगर आप यील्ड के बारे में देखेंगे तो यील्ड क्या होता है कि मेजर आउटपुट पर यूनिट ऑफ अ सिंगल इनपुट, है ना, मतलब कि कोई भी सिंगल इनपुट है उसका पर यूनिट के बेसिस पे कितना आउटपुट यहां पर मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ क्रॉप्स हार्वेस्टेड ऑन अ हेक्टेयर ऑफ लैंड, है ना, मतलब हेक्टेयर ऑफ लैंड में कितनी क्रॉप्स जो है वो यहां पर हार्वेस्ट की गई, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उत्पादक क्षमता या यील्ड। यील्ड कैन इंक्रीज थ्रू प्रोडक्टिविटी ग्रोथ बट दे कैन ऑल्सो इंक्रीज बाय अप्लाइंग मोर इनपुट्स कॉल्ड इनपुट इंटेंसिफिकेशन, है ना। मतलब यहां पर क्या है कि अगर आप थोड़ा सा इनपुट वगैरह जो है वो यहां पर बढ़ा दोगे, है ना, तो उससे भी यहां पर क्या होगा कि जो आउटपुट है वो यहां पर इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो यील्ड है वो यहां पर क्या होगा कि ये प्रोडक्टिविटी ग्रोथ से भी यहां पर जो है वो आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, दूसरी बात, देयरफॉर एन इंक्रीज इन यील्ड मे और मे नॉट बी रिप्रेजेंट इंप्रूवमेंट इन द सस्टेनेबिलिटी, है ना। अगर मान लीजिए कि आपका प्रोडक्शन यहां पर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सस्टेनेबिलिटी जो है वो भी यहां पर आपको इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यील्ड में बेसिकली क्या है कि केवल आउटपुट के बारे में बात हो रही है ना, कि कितना आउटपुट है जो हमको यहां पर मिल रहा है। तो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के साथ यील्ड जो है वो इंप्रूव हो सकती है, या इनपुट बढ़ाने के साथ भी आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट है वो यहां पर बढ़ सकता है, लेकिन यील्ड मे और मे नॉट रिप्रेजेंट इंप्रूवमेंट इन द सस्टेनेबिलिटी, है ना। ये सस्टेनेबिलिटी के बारे में जो है उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम यहां पर टीएफपी के बारे में बात करते हैं, टीएफपी बेसिकली क्या है, इसको बोलते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कैप्चर द इंटरेक्शन बिटवीन द मल्टीपल एग्रीकल्चरल इनपुट एंड आउटपुट। तो जो भी अलग अलग तरीके के इनपुट होते हैं, जो भी अलग अलग तरीके के आउटपुट्स होते हैं, उनके बीच में ये इंटरेक्शन जो है ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी यहां पर कहलाता है। ठीक है, टीएफपी ग्रोथ इंडिकेट दैट मोर फार्मर जनरेट मोर क्रॉप्स, लाइव स्टॉक and aquaculture product with the same amount or less land, labor, fertilizer, feed, machinery and livestock। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मोर फार्मर्स जो हैं वो ज्यादा क्रॉप, ज्यादा लाइव स्टॉक और ज्यादा एक्वाकल्चर जो है वो प्रोडक्ट, है ना, वो यहां पर क्या कर सकते हैं कि जनरेट कर सकते हैं। कि आप यहां पर अगर
सेम अमाउंट और लेस लैंड, लेबर, फर्टिलाइजर, फीड, मशीनरी एंड लाइफ स्टॉक। तो मतलब यहां पर यह है कि कम चीजों का प्रयोग करके भी आप यहां पर क्या कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो जनरेट आप यहां पर कर सकते हो। एज ए रिजल्ट, TFP is powerful metric for evaluating and monitoring the sustainability of agricultural system। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि लिमिटेड इनपुट में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना, ये सस्टेनेबिलिटी यहां पर दिखाता है ना, और ये हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को यहां पर दिख रहा है। लेकिन यील्ड जो है वो यहां पर क्या है कि वो चीजें नुकसानदायक भी यहां पर हो सकती हैं। तो सिंपल सी बात यहां पर यह है कि हमको अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी यहां पर देखनी है तो हमको यील्ड के अनुसार नहीं, जबकि TFP के अनुसार यहां पर काम करना चाहिए। तो वही बात यहां पर बताई जा रही है कि TFP की ग्रोथ यहां पर क्या है। ठीक है, तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज ग्रोइंग एट एन एनुअल रेट ऑफ 1.36%। 2020-19 में अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या है कि जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है उसका जो ग्रोइंग एनुअल रेट है वो कितना है, वो 1.36% है ना। दिस इज बिलो द ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स दैट हैज सेट एन एनुअल टारगेट ऑफ 1.73 ग्रोथ टू सस्टेनेबली मीट द नीड्स ऑफ कंज्यूमर फॉर फूड एंड बायो एनर्जी इन 2050। मतलब यहां पर क्या है कि जो यहां पर इंडेक्स के द्वारा यहां पर सेट की गई है एनुअल टारगेट वो है 1.73, लेकिन 2019-20 या 2020-19 में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो TFP है इसका जो एनुअल ग्रोइंग रेट है वो कितना है, वो 1.36% है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे तो जो ग्लोबल डिमांड होने वाली है फूड की उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जो ये आपको ये लो TFP ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है, आखिर इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको रिस्पॉन्सिबल देखने को मिलेंगे। देखिए, TFP ग्रोथ जो होती है वो कई चीजों से होती है, जैसे क्लाइमेट चेंज यहां पर हो गया है ना, वेदर इवेंट्स हो गए, फिस्कल पॉलिसी में जो यहां पर परिवर्तन किए जाते हैं, मार्केट की कंडीशन क्या है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो किस तरीके से कर रहे हो। तो इन सब चीजों के ऊपर जो है ये TFP जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, वो चीजें निर्भर करती हैं। अगर हम डिफरेंट रीजन्स में यहां पर सिचुएशंस को देखें तो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, जैसे जो ड्रायर रीजन है, जैसे अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका वाला रीजन, वहां पर अगर आप देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज है स्लोड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ बाय एज मच एज 34%, है ना। मतलब कि प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जो है वो 34% से आपको यहां पर जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। हाई इनकम कंट्रीज के बारे में देखेंगे, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप वगैरह में, तो यहां पर क्या है कि यहां पर आपको TFP ग्रोथ जो है ये मॉडेस्ट देखने को मिलेगी। मिडिल इनकम कंट्रीज, इंडिया, चाइना, ब्राजील, सोवियत रिपब्लिक्स वगैरह, तो आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको स्ट्रॉन्ग TFP ग्रोथ जो है रेट देखने को मिल रहा है। लो इनकम कंट्री, सब अफ्रीकन, जो हमारा सहारियन अफ्रीका है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 0.31% पर ईयर देखने को मिल रहा है ना। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका वगैरह में सिचुएशन जो है वो ज्यादा खराब आपको देखने को मिल रही है, वहां पर जो TFP की ग्रोथ है वो बहुत कम यहां पर देखने को मिल रहा है। तो अब यहां पर क्या होता है कि जो भी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ होती है, आखिर उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हम लोग इतना प्रोडक्टिविटी के बारे में जो बात कर रहे हैं, इससे क्या क्या चीजें जो है वो देखने को मिलेगा, है ना। तो देखिए यहां पर क्या है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया, 36% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्स एरिया विल बी डिस्ट्रॉयड फॉर प्लानिंग और पास्चर। मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में यहां पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि दुनिया भर की जो 36% यहां पर जमीन है उसको हम एग्रीकल्चर पर्पज से यूज करते हैं, और फॉरेस्ट और जो भी बायोडाइवर्स एरिया है विल डिस्ट्रॉयड फॉर प्लांटिंग और पास्चर। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनको जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा ताकि यहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है वो बढ़ाई जा सकें, क्योंकि इसी से फिर आपकी जो ग्रोथ प्रोडक्टिविटी है वो निकलकर सामने आएगी। ठीक है, डाइट रिलेटेड डिसीज, ये $2 ट्रिलियन इन इकोनॉमिक लॉसेस एंड 4 मिलियन डेथ्स आर एट्रीब्यूटेड टू द डाइट रिलेटेड डिसीज ईच ईयर। मतलब आप ये कह सकते हैं कि करीब 2 ट्रिलियन इकोनॉमी का लॉस यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और करीब 40 लाख जो डेथ है वो हर साल यहां पर आपको देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हम जिस तरीके का खाना यहां पर खाते हैं और उस तरीके से जो डिसीजेस यहां पर निकलकर सामने आ रही है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट हो रही है। 90% ऑफ द अर्थ सॉइल कुड बी डिग्रेडेड बाय इरोजन बाय 2050। ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन जो है वो यहां पर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। 2050 तक आप ये कह सकते हैं कि 90% जो अर्थ की सॉइल है वो यहां पर डिग्रेड हो जाएगी इरोजन से। मिथेन एमिशन, 37% ऑफ द मिथेन एमिशन फ्रॉम ह्यूमन इन्फ्लुएंस एक्टिविटी केम फ्रॉम कैटल एंड अदर रूमिनेंट्स। ठीक है, मतलब यहां पर जो कैटल वगैरह है उससे मिथेन एमिशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस गैस आपको देखने को मिलती है। इरिगेशन वाटर जो है, 40% ऑफ इरिगेशन वाटर इज लॉस्ट ड्यू टू द इनएफिशिएंट इरिगेशन,
वाटर सोर्सेज विल बी डिप्लीटेड मेकिंग प्राइम एग्रीकल्चर लैंड अनयूजेबल। ठीक है, तो वाटर लेवल अगर यहाँ पर कम हो जाएगा तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है वो आपको समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि केवल हमको यील्ड के ऊपर फोकस नहीं करना है ना, हमको टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना है, ताकि हम इस सब प्रॉब्लम से जो यहाँ पर हमको सामने इन फ्यूचर देखने को मिल रही है, इन सब चीजों को साधारण तरीके से यहाँ पर टैकल कर सकें। और ये कब हो पाएगा? ये तभी हो पाएगा जब हम यहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को सस्टेनेबल यहाँ पर बनाएंगे। तो कुछ सजेशन जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे सजेशन में अगर आप देखोगे तो इसको आप जीडी वगैरह में यूज कर सकते हैं। हमको एग्रीकल्चरल रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। हमको यहाँ पर साइंस और जो इंफॉर्मेशन बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंप्रूव करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, फाइनेंस के लिए। हमको पार्टनरशिप जो है वो कल्टीवेट करनी पड़ेगी, ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ और जो न्यूट्रिशन वगैरह है उनको यहाँ पर हम इंप्रूव कर सकें। हमको यहाँ पर लोकल, रीजनल और जो ग्लोबल ट्रेड है उसको यहाँ पर एनहेंस करना पड़ेगा, ताकि फार्मर्स को इसका बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिले। और हमको जो यहाँ पर रिड्यूस करना पड़ेगा जो भी पोस्ट हार्वेस्ट यहाँ पर लॉस होते हैं या फूड वेस्ट वगैरह होते हैं, इनको भी हमको यहाँ पर रिड्यूस करने की आवश्यकता है। तो ये सब चीजें जब हम यहाँ पर करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनके कुछ रिजल्ट जो है वो हमको देखने को मिलेगा। हर चीज में समय लगता है, थोड़ा इसमें भी समय लगेगा, लेकिन इन चीजों को अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट जो है वो आपको इन फ्यूचर अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम इंडियन सिनेरियो के बारे में बात करते हैं कि जो ये ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट है इसमें इंडिया के बारे में क्या बातें बताई गई हैं। तो देखिए, इंडिया में टीएफपी टोटल जो यहाँ पर आपको फैक्टर जो आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब टीएफपी क्या होता है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इंडिया हैज बीन स्ट्रॉन्ग टीएफपी इन आउटपुट ग्रोथ दिस सेंचुरी, है ना। मतलब अगर आप देखोगे मोस्ट रिसेंट डेटा यहाँ पर ये कहता है कि इंडिया में जो टीएफपी ग्रोथ रेट है वो 2.81% है, ठीक है, एंड आउटपुट ग्रोथ रेट जो है वो 3.17% 2010 से 2019 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी द मीन समर टेम्परेचर इन इंडिया कुड इंक्रीज बाय 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब तक ये सेंचुरी यहाँ पर खत्म होगी तब तक आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो मीन टेम्परेचर मतलब कि जो समर टेम्परेचर होगा वो 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस रैपिडली राइजिंग टेम्परेचर कंबाइंड विद चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न could cut yield for India's major food crop by 10% by 2035, है ना। और अगर इसी तरीके से टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता रहा, रेनफॉल के पैटर्न वगैरह चेंज होते रहे, तो डेफिनेटली इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो करीब 10% से यहाँ पर 2035 तक कम हो जाएगी, है ना। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि फिर टीएफपी ग्रोथ वगैरह जो है वो भी कम होती हुई दिखाई देगी। तो उसको थोड़ा सा हमको यहाँ पर आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, चेंज करना पड़ेगा। कुछ चैलेंजेस के बारे में अगर हम बात करेंगे, in addition to the challenges for environmental sustainability, India's small scale farmers face significant obstacle to economic and social sustainability। जो छोटे फार्मर्स हैं उनको इकोनॉमिक और जो सोशल सस्टेनेबिलिटी है, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति जो है वो बहुत खराब हो गई है। जैसे अगर हम बात करेंगे 147 मिलियन लैंड होल्डिंग्स इंडिया में है, जिसमें से 100 मिलियन आर लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। मतलब कि टोटल जो लैंड आपको बताया जा रहा है 147 मिलियन की है, उसमें से अगर आप 100 मिलियन यहाँ पर देखोगे तो उनका साइज जो है वो 2 हेक्टेयर से कम आपको देखने को मिलेगा। मतलब छोटे छोटे खेत हैं, है ना। पहले एक आदमी के पास 40 हेक्टेयर खेत होते थे, उसके 4 बेटे हुए, सबको 10-10 हेक्टेयर मिल गया। उनके 3 बेटे हुए या 2 बेटे हुए तो 5-5 हेक्टेयर मिल गया। फिर इसी तरीके से सीरीज हो रही है। तो आज के टाइम पीरियड पर जो हमारे खेत हैं उनका साइज भी बहुत कम हो गया। नियरली 90% ऑफ द फार्मर्स फार्मिंग लेस देन 2 हेक्टेयर पार्टिसिपेट इन अ गवर्नमेंट फूड राशन प्रोग्राम। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश में करीब 90% फार्मर्स ऐसे हैं जो कि 2 हेक्टेयर से कम वाला जो यहाँ पर लैंड है उसमें यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ और चैलेंजेस हमारे सामने हैं। अब भारत सरकार ने अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हमने चलाया है ताकि अवेयरनेस यहाँ पर क्रिएट की जा सके फार्मर्स के अबाउट द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स फॉर द क्रॉप डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। ठीक है, कि भाई उसमें किस तरीके के न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है क्रॉप के लिए, आपके सॉइल की क्वालिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उसके लिए यहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो सरकार ने चलाई है। फिर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज जो है उसी में से एक आपको ये देखने को मिलेगा। मतलब ओवरऑल जो है ये एनएपीसीसी है, जिसको बोलते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो उसी में से एक मिशन जो है वो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर बोला गया है कि हमको
प्रमोट करना है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन मेजर। ठीक है, मतलब जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस तरीके से हमें अपनी प्रैक्टिसेस भी चेंज करनी पड़ेगी, तभी यहां पर जो है ओवरऑल ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद ये एक और स्कीम है जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, है ना। इसको हमने 2015 और 16 की टाइम पीरियड पर जो है वो लॉन्च किया था, जिसका मोटो है हर खेत को पानी, है ना, फॉर प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सॉल्यूशन इन इरिगेशन सप्लाई चेन, मतलब वाटर सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, है ना, फार्म लेवल एप्लीकेशन वगैरह। तो इसमें क्या है, कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर सिंचाई जो है वो मुहैया कराई जाए, ताकि उनकी एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं वो सही तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिले। तो ये था ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट जीडी पॉइंट आपको यहां से मिल जाएंगे, है ना। और आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना है कि टीएफपी और उसके बाद यील्ड में यहाँ पर क्या डिफरेंस है, और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के लिए या एग्रीकल्चर जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स है ना, वो इन फ्यूचर यहाँ पर क्या क्या आने वाली है ना, किन के ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा। तो ये चीजें भी आप अपने जीडी वगैरह के पॉइंट में जो है वो यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगली बात हम यहां पर करने वाले हैं आजाद हिंद फॉर्मेशन एनिवर्सरी। ठीक है, तो आजाद हिंद फॉर्मेशन एनिवर्सरी जो है वो अभी यहां पर 21 अक्टूबर को जो है वो सेलिब्रेट करी गई है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द आजाद हिंद गवर्नमेंट, है ना, आजाद हिंद फौज की बात नहीं हो रही है, आजाद हिंद गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो इसको हम 21 अक्टूबर को हर साल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या है कि ये जो पर्टिकुलर डे था, इस दिन अनाउंस किया गया था इंडिया का पहला इंडिपेंडेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट नेम्ड आजाद हिंद गवर्नमेंट। मतलब इंडिया का जो पहला इंडिपेंडेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट था उसको यहां पर अनाउंस किया गया था, और इसी वजह से 21 अक्टूबर को हम आजाद हिंद फॉर्मेशन एनिवर्सरी के रूप में यहां पर सेलिब्रेट करते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जी ने अनाउंस किया द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद फ्री इंडिया इन सिंगापुर। ठीक है, कहां पर अनाउंस किया गया था, सिंगापुर में जो है इसको अनाउंस किया गया था। और इसमें इन्होंने अपने आप को जो है हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ वॉर जो है वो यहां पर डिक्लेयर किया था, है ना, कि हम जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर है एंड मिनिस्टर ऑफ द वॉर है। इस तरीके से यहां पर प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद जो है वो सिंगापुर में अनाउंस करी गई थी। द प्रोविजनल गवर्नमेंट नॉट ओनली इनेबल्ड बोस टू नेगोशिएट विद द जापानीज, ठीक है, मतलब जो जापानीज लोग थे उनके साथ जो है वो नेगोशिएट करने के लिए इनेबल नहीं किया ऑन एन इक्वल फुटिंग, बट ऑल्सो फैसिलिटेटेड द मोबिलाइजेशन ऑफ इंडियन इन ईस्ट एशिया टू ज्वाइन एंड सपोर्ट द इंडियन नेशनल आर्मी, है ना। मतलब कि यहां पर क्या है कि उन्होंने नेगोशिएशन भी किया जापान की जो आर्मी थी, जापान के जो लोग थे उनके साथ, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो ये भी फैसिलिटेशन यहाँ पर देखने को मिला कि भाई जो इंडियंस हैं, है ना, उनको ईस्ट एशिया में जाने की अनुमति यहाँ पर दी जाए, ताकि वो इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए जो है उसको यहां पर ज्वाइन कर सके। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट से जो है ये पर्टिकुलर बेनिफिट जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी को यहां पर देखने को मिले। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज कैरिड ऑन बाई सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम अब्रॉड, है ना, मतलब इंडिपेंडेंस की जो यहाँ पर स्ट्रगल थी वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा अब्रॉड से यहाँ पर स्टार्ट हुई। ही फाउंड द आउटब्रेक, जो 1939 से लेकर 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसको एक कन्वीनियंट अपॉर्चुनिटी यहां पर समझा कि हम लोग जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। बोस को जो है वो हाउस अरेस्ट में भी रखा गया था, ठीक है, लेकिन इन 1940, बट यहां पर क्या हुआ कि वो 1941 में 28 मार्च को वहां से वो भागने में सफल रहे, और फाइनली जो है वो कहां पहुंच गए, वो बर्लिन पहुंच गए। बर्लिन किसकी राजधानी है, जर्मनी की राजधानी है। फिर उसके बाद यहां पर क्या है कि इंडियन जो कम्युनिटी है उन्होंने इनको यहां पर अक्लेम किया अदर लीडर, ठीक है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं ना, तो इनको यहां पर जो है वो नेता का टाइटल जो है वो यहाँ की कम्युनिटी ने दिया कि इनके काम को देखकर, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जो है जय हिंद जो है वो एक टाइटल भी दिया, ठीक है, इनको उससे ग्रेड भी किया गया। 1942 में आप देख सकते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाज फॉर्म्ड एंड अ डिसीजन वाज टेकन टू फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी फॉर द लिबरेशन ऑफ इंडिया। तो 1942 में जो है यहाँ पर क्या हुआ कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है वो फॉर्म हुई, और यहाँ पर डिसाइड किया गया कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसको हम यहाँ पर स्टेब्लिश करेंगे भारत की स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। रास बिहारी बोस जी जो है उनका इन्विटेशन जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी को गया, और ये यहाँ पर ईस्ट एशिया जो है वो 13 जून 1943 को यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है, ठीक है, इसका इनको प्रेसिडेंट यहाँ पर बनाया गया, और उसके बाद जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसका यहाँ पर इनको प्रेसिडेंट भी जो है, मतलब लीडर जो है वो यहाँ पर बनाया गया, जिसको हम आजाद हिंद फौज जो है
वो यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको देखने को चीजें मिल रही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडियन नेशनल आर्मी जो है, ये पहली बार जो इसका फॉर्मेशन हुआ था, ये मोहन सिंह जी की अध्यक्षता में यहाँ पर हुआ था। ठीक है, और जापानीज मेजर थे युवाची फुजीवारा। ठीक है, तो इन दोनों की अध्यक्षता में यहाँ पर किया गया था। और इसमें आपको इंडियन प्रिजनर्स देखने को मिलेंगे जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कैप्चर किए गए थे जापान के द्वारा। ठीक है, मलायन से। ठीक है, मलायन कहां पर है, ये मलेशिया में आपको देखने को मिलेगा। और मतलब आप ये कह सकते हैं कि कैंपेन एंड एट सिंगापुर, तो सिंगापुर में यहाँ पर ये चीजें आपको देखने को मिली है ना। मतलब कि आजाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी वो सिंगापुर में हुई थी। ठीक है, मेजर मोहन सिंह और जापानीज मेजर की अध्यक्षता में, और इसमें जो इंडियन प्रिजनर्स थे, ठीक है, उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया। 1945 में A British move to put the INA men on trial immediately sparked massive demonstration all over the country। ठीक है, तो 1945 में जो है, ठीक है, कि भाई जो भी इंडियन नेशनल आर्मी के लोग हैं उनको यहाँ पर क्या है कि उनके ऊपर केस वगैरह चलाया, तो जिसकी वजह से पूरे देश में आप ये कह सकते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेशंस वगैरह देखने को मिले। और सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा भी यहाँ पर दिया जिसको बोलते हैं दिल्ली चलो या चलो दिल्ली। ठीक है, ही प्रॉमिस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू द फ्रीडम। ठीक है, तो ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई है। बाकी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अगर हम देखेंगे तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को यहाँ पर हुआ था कटक उड़ीसा में। और इनके जो यहाँ पर माता पिता थे उनका नाम था प्रभावती दत्त बोस एंड जानकी नाथ बोस। ठीक है, और इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है इसको हम पराक्रम दिवस के रूप में हर 23 जनवरी को जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। 1919 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पर क्लियर किया था, लेकिन बाद में इन्होंने रिजाइन भी कर दिया था। और इनको जो है जो स्पिरिचुअल जो इनके गुरु थे वो विवेकानंद जी थे, जिनकी टीचिंग वगैरह जो है वो इनको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती थी। और सुभाष चंद्र बोस जी के जो पॉलिटिकल मेंटर थे इनका नाम था चित्तरंजन दास। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा ये चित्तरंजन दास जी के न्यूज़पेपर में एज एडिटर यहाँ पर काम करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना खुद का भी जो न्यूज़पेपर है स्वराज वो यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो स्वराज जो है न्यूज़पेपर किसका है, वो सुभाष चंद्र बोस जी का न्यूज़पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो हरिपुरा का जो सेशन हुआ था 1938 में, उसके ये प्रेसिडेंट थे। वहां पर ये आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। 1939 में भी जो है वो इलेक्शन यहाँ पर जीत गए थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट के सेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि गांधी जी के जो कैंडिडेट थे पत्ता भाई सीतारामैया, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर थे, तो उनके क्या हुआ कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे गांधी जी के साथ। इस वजह से यहाँ पर बोस ने क्या कर दिया कि वो रिजाइन कर दिया उसकी प्रेसिडेंटशिप से और कांग्रेस को यहाँ पर छोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि राजेंद्र प्रसाद जी को उनकी जगह पर जो है वो उस पर्टिकुलर जो त्रिपुरी वाला सेशन था 1939 का, वहां पर जो है इन्होंने अध्यक्षता करी राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक नई पार्टी भी बनाई जिसको बोलते हैं द फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना। ये 1939 में आपको नया फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ देखने को मिलेगा। और इसका बेसिक पर्पस यहाँ पर ये था कि जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल लेफ्ट और मेजर सपोर्ट बेस हैं, ठीक है, इन हिज होम स्टेट बंगाल, वहां की जो लोग हैं उनको कंसोलिडेट यहाँ पर किया जाए ताकि जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट यहाँ पर है उसको हम अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकें। डेथ के बारे में बात करेंगे। ही सेड टू हैव डाइड इन 1945 व्हेन हिज प्लेन क्रैश इन ताइवान, है ना। तो 1945 में जो है उनका प्लेन जो था वो ताइवान में क्रैश हुआ था जिसमें उनकी डेथ हुई थी। लेकिन बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं उनकी डेथ से रिलेटेड जो आज भी आपको देखने को मिलती हैं। तो कई सारे लोग बोलते हैं और अभी तक मतलब चीजें क्लियर नहीं हुई है कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो डेथ हुई थी वो आखिर यहाँ पर किस तरीके से हुई थी। ठीक है, तो अभी हमने ये आजाद हिंद फॉर्मेशन जो एनिवर्सरी है वो डिस्कस किया और इसमें जो इंडियन नेशनल आर्मी है, आजाद हिंद फौज है, सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर बताई। ठीक है भाई, चलिए अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इसमें हम काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी न्यूज में है काजीरंगा नेशनल पार्क, तो कुछ बेसिक सी चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपसे ये बोला जाए कि हमारे देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है जो कि यहाँ पर सैटेलाइट फोन यहाँ पर यूज करते हुए वहां के लोग देखने को मिलेंगे, तो वो है आपका काजीरंगा। ठीक है, एक बात आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, देहिंग पटकई एंड रेमोवा वर डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल पार्क एंड द इको सेंसिटिव जोन ऑफ द डिपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज नोटिफाइड। मतलब यहाँ पर क्या है कि दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये नोट करिएगा कि यहाँ पर क्या है कि दो मैं आपको जो है नेशनल पार्क के बारे में जो है वो यहाँ पर बातें बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको दो नेशनल पार्क जो है उनके बारे में आपको चीजें ध्यान रखनी है। कौन कौन सा? पहला अगर आप देखोगे तो ये आपका है देहिंग पटकई, है ना,
और दूसरा अगर आप देखोगे तो ये है आपका रेमोवा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देहिंग पटकई जो है ये भी 2021 में नेशनल पार्क यहाँ पर नोटिफाई किया गया है ना, और रेमोवन जो है रेमोना ये भी जो है वो 2021 में नोटिफाई किया गया है ना। वैसे देखो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मानस नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ओरांग नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको नमेरी नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको काजीरंगा नेशनल पार्क भी जो है वो देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ठीक है दिब्रू सैखोवा जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दिब्रू सैखोवा। ठीक है, तो टोटल आपको ना 7 नेशनल पार्क जो हैं वो कहां पर देखने को मिलेंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे आसाम में। ठीक है, तो 5 तो ये हो गए और 2 ये हो गए देहिंग पटकई और रेमोना। और अभी यहां पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इको सेंसिटिव जोन जो है ये दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको यहां पर नोटिफाई किया है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये आसाम में है ना, और आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इट इज द सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव एरिया इन द ब्रह्मपुत्र वैली फ्लड प्लेन। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र वैली के फ्लड प्लेन में आपको देखने को मिलेगा। 1 हॉर्न राइनोस के लिए ये फेमस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एफकेट एग्जामिनेशन में ऑलरेडी जो है वो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, 1 हॉर्न राइनोस। अगर हम काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे तो इसको नेशनल पार्क 1974 में डिक्लेयर किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का था। ठीक है, और इसको टाइगर रिजर्व जो है ये 2007 में यहां पर डिक्लेयर किया गया था। मतलब कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक नेशनल पार्क भी है और एक टाइगर रिजर्व भी आपको यहां पर ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में यहां पर डिक्लेयर किया गया, और इसको हम बर्ड एरिया भी जो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इसको बर्ड एरिया भी यहां पर डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अच्छा एक बात यहां पर ये ध्यान रखना है कि अगर हम टाइगर सेंसस के बारे में बात करेंगे 2014 के, तो काजीरंगा हैड द 3rd हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। सबसे ज्यादा जो टाइगर आपको देखने को मिलेंगे वो कहां पर है, वो है आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये पहले नंबर पर है टाइगर के नंबर पे। दूसरा आपको मिलेगा बांदीपुर नेशनल पार्क, ये दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर जो है आपको काजीरंगा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम स्टेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जहां पर आपको टाइगर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो कौन सा है, वो आपको एमपी देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पर कर्नाटका, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड। ठीक है भाई, तो ये रैंकिंग स्टेट की है। लेकिन अगर आपसे नेशनल पार्क पूछे जाएंगे तो सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है, वो है जिम कॉर्बेट में, दूसरे नंबर पर बांदीपुर नेशनल पार्क, और तीसरे नंबर पर जो है आपको काजीरंगा देखने को मिलेगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नेशनल हाईवे है जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क से पास होता है, तो नेशनल हाईवे 37, ठीक है, ये पास होता है। और आप यहां पर कह सकते हैं कि बहुत सारी सीजनल वाटर बॉडीज हैं, जिसमें से आप ये कह सकते हैं कि डिफलू जो रिवर है वो इसके पास से यहां पर पास होती हुई दिखाई देती है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो यहां पर आपको बताया गया है, थोड़ा न्यूज में था तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा 24 अक्टूबर का द हिंदू एनालिसिस। वैसे हमारे जो न्यूज वाला सेशन होता है ये मैं अपने डिफेंस मास्टर पर रेगुलर बेसिस पे आपको प्रोवाइड करता हूं। जैसे हमारा 25 अक्टूबर की जो क्लास होगी वो डिफेंस मास्टर ऐप पर होगी। ठीक है, तो इसका एक कोर्स है, 249 रुपीज मंथली सब्सक्रिप्शन है उसका। अगर आप में से कोई भी उसमें इनरोल करना चाहे तो आप इनरोल कर सकते हैं। काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ वगैरह भी मैं आपको एक्सेस कराता हूं। बाकी हमारा एक एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स ऑलरेडी रनिंग है। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू में पर्सनल इंटरव्यू की क्लासेस यहाँ पर चल रही है, तो आप उन क्लासेस को भी इनरोल कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा सो दैट आई कैन हेल्प यू अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो। बाकी आप ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर भी चैट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।